मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित सर विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका एनटीपीसी का सेट नंबर 8 चलने वाला है और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त हो रहे होंगे। तो देखते हैं आज का रीजनिंग का सवाल क्या क्या पूछा गया है। तो सारे सवालों को हम आज हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का आज क्या क्या सवाल है। तो हमारे सामने देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया बाबू, तो देखो जरा गौर से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि 40 वस्तुओं की एक सूची में, क्या बोला गया है, 40 वस्तुओं की एक सूची में दाल अंत से 25वें स्थान पर है। यानी कि एक वस्तु का सूची है जिसमें 40 वस्तुओं का क्या है, नाम लिखा हुआ है। और आपसे बोला गया कि दाल अंत से, अंत यानी कि नीचे से, कौन से स्थान पर है, 25वें स्थान पर। जब ये वस्तु 25वें स्थान पर है दाल, तो दाल के नीचे कितने वस्तु होंगे, 24। तभी तो 24 के बाद 25वां पोजीशन दाल का हो जाएगा। तो दाल का पोजीशन कौन सा है बाबू, तो आपका 25वें स्थान पे दाल है। आपका कितने स्थान पे है, तो 25वें स्थान पर आपका क्या है, दाल है। तो 25 के नीचे यहाँ कितने आपका वस्तु है, तो 24 वस्तु है। कितने हैं, 24। अब देखिए आगे क्या बोला गया, तथा प्याज आरंभ से 32वें स्थान पर है। देखिए कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो 40। कुल वस्तुओं की संख्या 40। 25वें स्थान पर दाल है, तो दाल के ऊपर कितने वस्तु हो जाएंगे, तो 15 हो जाएंगे। तभी तो 15 1 16, 16 और 24 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। आगे बोला गया तथा प्याज आरंभ से 32वें स्थान पर है। अब आरंभ से क्या है, प्याज 32वें स्थान पर, यानी कि प्याज के ऊपर कितने वस्तु, तो 31 वस्तु होंगे। अब देखिए 15 1 16 और 16 और 15 कितने हो जाएंगे, 31। और ये स्थान किसका हो जाएगा, प्याज का हो जाएगा। यानी कि 32वां पोजीशन हो जाएगा प्याज का। तो प्याज के नीचे कितने वस्तु, तो 8 वस्तु होंगे। तभी तो देखिए 8 1 9 और 9 15 24, 1 25 और 15 कितने हो गए, 40। ये आपका फिगर बनके तैयार हो गया। देखिए सवाल आपसे क्या पूछा गया, तो पूछा जा रहा है तो दाल और प्याज के बीच कितने वस्तु हैं। तो देखिए दाल और प्याज के बीच में कितने वस्तु हैं, तो 15 वस्तु हैं। आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखते हैं रीजनिंग का और कौन सा सवाल हमारे सामने है। तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 मिसिंग नंबर चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 4 60 120 45 90 6 3 आगे वाले बॉक्स में कौन सा संख्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो मिसिंग नंबर देखिए क्या चल रहा है बाबू। तो यहाँ पे सवाल में देखिएगा, यदि आप यहाँ पे 60 को 6 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 360 होगा। उसके बाद देखिए 3 को 120 से गुना करेंगे तो कितने होंगे, 360 होगा। 4 को 90 से गुना करेंगे कितने होंगे, 360 होगा। तो बताइए 45 को कितने से गुना करेंगे तो 360 होगा, तो 45 गुने 8 कितने होते हैं बाबू, तो 360। 8 5 40, 0 4, 8 चौके 32, 4 36 कितने हो जाएंगे, तो 360 हो जाएंगे। कितने होंगे, 360। सॉरी बाबू फ़ोन बज गया, थोड़ा साइलेंट कर लेते हैं 1 मिनट। चलिए कितने हो जाएंगे, तो 360 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ जो आपका अंक पूछा गया कि कौन सा होगा, तो वह क्या हो जाएगा, 8 होगा। क्यों 8 होगा, तो 8 गुने 45 कितना, 360। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं रीजनिंग का अगला सवाल हमारे सामने क्या है। तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग चैप्टर से आपके सामने सवाल है। और सवाल में बोला गया कि दिए गए प्रश्न में कागज के टुकड़ों को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा गया है। उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो कागज को काटने के बाद खोलने पर दिखाई दे। आपके सामने क्या किया गया, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आपके सामने एक बॉक्स रखा गया है, एक कागज का क्या है, एक टुकड़ा है। इस रूप में एक कागज का टुकड़ा है। आपको बोला गया कि इस टुकड़े को आप आधे से दाएं से बाएं क्या करें, मोड़ दें। तो जब आप इस रूप में मोड़ेंगे तो आपका जो कागज का टुकड़ा तैयार होगा कुछ इस रूप में होगा। अब इस रूप में आने के बाद फिर आपको बोला गया कि इसको फिर आप क्या करें, नीचे से ऊपर की ओर मोड़ दें। इस रूप में आपको बोला गया मोड़ने के लिए।
तो अब देखिए मोड़ने के बाद जो फिर आपका टुकड़ा प्राप्त होगा क्या होगा, इस रूप में होगा। अब देखिए आगे फिर आपको क्या बोला गया, इस रूप में जब आपका पेपर तैयार हुआ तब बोला गया कि एक होल आप यहाँ पे करें और दूसरा कहाँ करें, तो यहाँ पे। ये फिगर है आपका प्रश्न में। अब बोला गया कि इस पेज को जब हम खोलेंगे तो बताइए कौन सा फिगर बनके तैयार होगा, ये सवाल है आपसे। तो देखिए जब हम इसको नीचे की ओर खोलेंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे की ओर खोलेंगे, तो जो जितना पास रहेगा वह होल उतना ही पास होगा और जो जितना दूर है वह क्या होगा, उतना ही दूर। अब देखिए ये होल जो है आपका क्या है, यहाँ जहाँ मोड़ा गया था वहाँ से बिल्कुल पास है, तो यहाँ भी आएगा तो क्या होगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। ये क्या है, दूर है तो नीचे आ जाएगा, ये दूर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब पेज तो नीचे खुला, अब क्या है, बाएं से दाएं खुलेगा, क्योंकि यहाँ दाएं से बाएं आपने मोड़ा था। जब इस पेज को फिर आप इस रूप में खोलेंगे तो आपका कागज का टुकड़ा क्या होगा, पूरा का पूरा खुल जाएगा, इस रूप में आपका खुलेगा। अब देखिए क्या है कि जहां मोड़े हैं, जो जितना पास वह उतने ही पास, जो जितना दूर वह उतने ही दूर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए ये होल यहाँ है तो एक होल आपका यहाँ पे होगा और दूसरा होल नीचे है तो यहाँ पास में ही होगा। और ये दोनों होल जो है यहाँ जब मोड़ा गया था दोनों क्या है, यहाँ से दूर, तो यहाँ भी क्या होगा, इस साइड में आ जाएगा। एक होल आपका यहाँ पे रहेगा और दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा। जिस भी प्रश्न आकृति में आपको ये फिगर दिखाई दे उत्तर आकृति में, वही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2 ऊपर 2 नीचे 2 दाएं 2 बाएं, यहाँ भी देखिए 2 नीचे 2 ऊपर 2 दाएं 2 बाएं, तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आपका एक शेयर हमारे टीम का हौसला कई गुना बढ़ा देता है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका साइलोगिज्म चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं और सवाल में बोला क्या गया, ध्यान से देखिएगा। तो बोला गया सभी मोबाइल चार्जर है, क्या बोला गया, सभी मोबाइल, यहाँ क्या है बाबू, तो मोबाइल है। बोला गया सभी मोबाइल चार्जर हैं, तो पूरा का पूरा मोबाइल क्या होगा, चार्जर के अंदर में आ जाएगा। सभी मोबाइल क्या हो जाएगा, चार्जर। अब देखिए आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि सभी चार्जर पिन है, फिर सभी चार्जर को क्या करेंगे, पिन में कर देंगे। अब देखिए आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया सभी पिन लाइट है, फिर सभी पिन क्या हो जाएगा, तो लाइट के अंदर चला जाएगा। तो जब आपका इस ढंग का फिगर बना रहे, अंदर 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 क्या है, मोबाइल सबसे अंदर, उसके बाद चार्जर, फिर पिन, उसके बाद क्या है, लाइट। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, तो अंदर से बाहर यानी कि मोबाइल का चार्जर से, मोबाइल का पिन से, मोबाइल का लाइट से, चार्जर का पिन से, चार्जर का लाइट से और पिन का लाइट से जो भी निष्कर्ष हम निकालेंगे वह निष्कर्ष मेरा क्या होगा, ऑल तथा सम दोनों में निकलेगा, यानी कि सभी और कुछ दोनों में निकलेगा, ऑल तथा सम दोनों में निकाला जाएगा। लेकिन जब हम बाहर से अंदर निकालेंगे, बाहर से अंदर किस रूप में बाबू, तो इस रूप में, यानी कि लाइट का पिन से, लाइट का चार्जर से, लाइट का मोबाइल से, पिन का चार्जर से, चार्जर का मोबाइल से। जब भी कंक्लूजन निकलेगा तो किस में निकलेगा बाबू, तो सिर्फ सम में निकलेगा, यानी कि सिर्फ कुछ में निकाला जाएगा, सभी में कभी भी कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा। बाहर से अंदर यदि आप ऑल में बोलते हैं तो वह निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए आपका निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ लाइट मोबाइल नहीं है। तो बाबू एक चीज हमेशा याद रखना, क्या, तो जब आपका कथन पॉजिटिव रहे, क्या रहे, पॉजिटिव, जब सभी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव रहे तो उसमें किसी भी प्रकार के निगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होते हैं, तो हमेशा गलत होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1 आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यह आपका निगेटिव निष्कर्ष है। क्या बोल रहा है, तो कुछ लाइट मोबाइल नहीं है, नहीं का बोलना क्या है, निगेटिव है। तो यह पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन क्या होता है, हमेशा गलत होता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। तो देखिए अब निष्कर्ष नंबर 2 क्या कह रहा है,
तो निष्कर्ष नंबर 2 में बोला कि कुछ पिन मोबाइल है। क्या बोला गया? कुछ पिन मोबाइल है। तो देखिए पिन कहाँ है? इस भाग में, और मोबाइल है यहाँ, यानी कि बाहर से अंदर की ओर हम बोल रहे हैं ना। बाहर से क्या बोल रहे हैं? अंदर की ओर, कि कुछ पिन मोबाइल है। तो बाहर से अंदर कुछ का बोलना क्या होता है? सही होता है। तो निष्कर्ष नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, तो बोला सभी लाइट पिन है। क्या बोला? सभी लाइट पिन है। अब देखिए लाइट कहाँ है बाबू? तो यहाँ पे, और पिन कहाँ है? यहाँ। यहाँ क्या बोल रहे हैं हम? बाहर से अंदर की ओर ना। तो बाहर से अंदर ऑल का बोलना, सभी का बोलना क्या होता है? गलत होता है। तो निष्कर्ष नंबर 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका निष्कर्ष नंबर 2 क्या हुआ है? सही हुआ है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बतलाया था कि जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाए? गलत हो जाए। तो ये निगेटिव कंक्लूजन आपका क्या हुआ है बाबू? तो गलत हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाए तो उस निगेटिव कंक्लूजन को वैसे पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ कंपेयर करेंगे जिसका कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब क्या बनता है? आइदर बनता है। क्या बनता है? आइदर। अब देखिए ये निगेटिव कंक्लूजन मेरा क्या है? गलत है। तो अब वैसे पॉजिटिव कंक्लूजन को हम खोजेंगे जो कि गलत हो और उसका क्या हो? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। तो यहाँ देखिए क्या है? लाइट और मोबाइल। क्या है? लाइट और मोबाइल। तो देखिए वैसा कौन सा कंक्लूजन है? तो कंक्लूजन नंबर 3 में देखिएगा क्या बोल रहा है? सभी लाइट पिन है। यहाँ पर बाबू क्या है? पिन। लाइट तो है लेकिन यहाँ क्या है? पिन। यहाँ मोबाइल नहीं है। तो अब देखिए इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम हुआ नहीं, और हमने आइदर के लिए आपको बतलाया था कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए एक निगेटिव और एक क्या है? पॉजिटिव। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? तो दोनों का दोनों गलत होना चाहिए। तो यहाँ दोनों गलत है। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो तब क्या बनता है? आइदर का केस बनता है। लेकिन यहाँ क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम नहीं है। क्यों? तो ऊपर देखिए क्या बोल रहा है? कुछ लाइट मोबाइल नहीं है, और नीचे बोला सभी लाइट क्या है? पिन है। यहाँ अगर मोबाइल होता तब दोनों के बीच में आइदर का केस बनता, लेकिन यहाँ पर क्या है? तो पिन है, इसलिए इन दोनों के बीच आइदर का केस नहीं बनेगा। और आपका आंसर जाएगा केवल 2 अनुसरण करते हैं। क्या जाएगा आंसर? केवल 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बोला गया केवल निष्कर्ष 2 सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया? 22 में बोला गया कि नेहा अपने समस्त गृह कार्य को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? कि नेहा अपने समस्त गृह कार्य को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि उसे रात को 10 बजे टीवी पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम भाभी जी घर पर हैं देखना है। कौन सा कार्यक्रम है बुआ? तो भाभी जी घर पर हैं। कौन भाभी जी? तो अंगूरी भाभी। याद है ना सीरियल? एनटीवी पर देखते होगे आप लोग। तो वही है सही पकड़े वाला। तो यहाँ क्या बोला गया है? भाभी जी घर पर हैं देखना है। यदि उसके पास प्रत्येक 5 कार्य के लिए 40 मिनट का समय है, यानी कि उसके पास कितने कार्य हैं बाबू? तो उसके पास 5 कार्य है। कितने कार्य है? तो 5। और एक कार्य के लिए कितने का समय है? एक कार्य के लिए कितना समय है उसके पास? तो 40 मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है बाबू? तो 40 मिनट का। और काम कितने हैं? तो 5 काम है। यदि एक काम में 40 मिनट का समय लगता है तो 5 काम में कितने समय लगेगा? तो 200 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का? 200 मिनट। यानी कि आपका हो जाएगा 3 घंटे। क्या हो जाएगा? 3 घंटे और 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का टाइम आपका होगा, जिसमें कि उसका पूरा कार्य करने में कितना टाइम लगेगा? तो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया? 40 मिनट का समय है, तो किस अंतिम समय में कार्य को प्रारंभ करने से नेहा गृह कार्य को भी पूर्ण करके ठीक समय पर टीवी पर कार्यक्रम देख सकती है? तो सवाल ये पूछा गया आपसे कि वह अंतिम समय आपका कौन होगा जिसमें कि नेहा
अपने सारे गृह कार्य को शुरू करे और 10 बजे से पहले खत्म कर ले और वो अपना कार्यक्रम भी देख सके। तो देखिए टोटल टाइम उसका कितना लगेगा, 3 घंटे 20 मिनट। और उसका प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा बाबू, तो उसका प्रोग्राम स्टार्ट होता है 10 बजे रात में, 10 बजे रात में। यानी कि इस टाइम से यदि वह 3 घंटा 20 मिनट पहले काम को शुरुआत करेगी तो बताइए क्या होगा, उसका काम भी खत्म हो जाएगा और वह भाभी जी घर पर हैं प्रोग्राम भी देख सकती है। तो 3 घंटा 20 मिनट आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, 6:40 मिनट। टाइम क्या होगा, 6:40। तो 6 बजकर शाम में कब, शाम में 6:40 पर यदि काम को प्रारंभ करे नेहा तो वो अपना कार्य भी पूरा कर लेगी और क्या करेगी, टीवी पर कार्यक्रम भी देख सकती है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा, तो देखिए ऑप्शन ए में बोला गया शाम 6:30 बजे, बी में बोला गया शाम 7:20 बजे और सी में क्या है 7:10 बजे। तो देखिए अगला ऑप्शन क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा जिसमें बोला गया शाम 6:40 पर। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्या जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा शाम 6:40 पर। ये आपका क्या होगा, आंसर चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए और देखिएगा क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या बोला गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को TIGER टाइगर को क्या लिखा गया है, तो टाइगर को देखिएगा, टाइगर को क्या लिखा गया है बाबू, तो QDFHS लिखा गया है। तो उसी भाषा में मंकी को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप टी का पोजीशन लेटर में सबसे पहले लेटर टू लेटर जो भी कोडिंग हो आपको क्या करना है, उसका पोजीशन लिख लेना है। तो बताइए टी का अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या है बाबू, तो टी का पोजीशन आपका हो जाएगा 20, आई का 9, जी का 7, ई का 5 और आर का 18। उसके बाद देखिए क्यू का पोजीशन तो 17, डी का पोजीशन 4, एफ का पोजीशन 6, एच का पोजीशन 8 और एस का पोजीशन क्या है, तो 19। अब जब इसको गौर से आप देखिए तो आपको कोडिंग समझ में आ जाएगा क्या कोड किया गया है। तो देखिए अंतिम अक्षर से -1 करके पहला लेटर लिखा गया, फिर देखिए उल्टा चल रहा है, क्या चल रहा है, विपरीत इस प्रकार से चल रहा है। पहले आर से पीछे का लेटर, फिर ई का पीछे का लेटर, फिर जी का पीछे का लेटर, फिर आई का पिछला लेटर और फिर टी का पिछला लेटर लिखा गया। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नीचे भी कोड करेंगे। तो बताइए वाई से पहला लेटर आपका कौन सा हो जाएगा, तो वाई से पहला लेटर आपका एक्स हो जाएगा, ई से पहला लेटर आपका डी होगा, एन से पहला लेटर आपका एम होगा, ओ से पहला लेटर एन होगा और एम से पहला लेटर एल हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में एक्स डी एम एन एल लिखा हो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए देख, यहाँ 1 मिनट बाबू रुक जाओ, थोड़ा गलती हो गया है, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। चलिए ध्यान दीजिएगा, वाई से पहला लेटर आपका क्या होगा, तो वाई से पहला लेटर आपका हो जाएगा एक्स। उसके बाद देखिए ई का पहला लेटर तो डी, के से पहला लेटर आपका हो जाएगा जे। उसके बाद देखिए एन से पहला लेटर आपका एम और ओ से पिछला लेटर आपका क्या हो जाएगा एन और एम से पीछे का लेटर आपका हो जाएगा एल। यानी कि एक्स डी जे एम एन एल जिस भी ऑप्शन में हो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक्स डी जे एम एन एल। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछा गया है, तो 30 में पूछा गया कि 2 से 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत में होगी, कब एक दूसरे के विपरीत में होगी। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। पहले एक घड़ी हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक घड़ी बनाया और ऊपर है आपका 12, 6, चलिए ध्यान दीजिएगा 12, 6, 3 और क्या है 9। तो ये आपका एक घड़ी है। तो घड़ी में हमने अभी कहा आपको
कि घड़ी में कितने बजे हैं, तो 6 बजे हैं। कितने बजे हैं, 6। जब घड़ी में 6 बजेगा तो मिनट का सुई कहाँ होगा, 12 पे, और घंटे वाली सुई कहाँ होगा बाबू, तो 6 पे होगा। अब देखिए ये 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये क्या हो गया, 11। तो टोटल आपका घड़ी क्या है, 12 बज गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच, कब से कब का टाइम पूछा जा रहा है आपको, तो 2 से 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कब एक दूसरे के विपरीत में होगी। चलिए अभी आप घड़ी के सुई को ध्यान से देखिए, तो ये दोनों सुई आपका क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत में, इस प्रकार से है, विपरीत दिशा में है। तो अब इस सुई को आप, ये डायल सर्कल जो आपका पूरा होता है कितने डिग्री का होता है, पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था। तो ये डायल सर्कल आपका पूरा होता है 360 डिग्री का। कितने, तो 360। और आप देख रहे हैं दोनों सुई क्या है, एक लाइन में है। तो इधर इन दोनों सुई के बीच में जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है बाबू, तो 180 डिग्री का बन रहा है। और इस साइड भी दोनों सुई के बीच में एंगल कितने बन रहा है, तो 180 डिग्री का बन रहा है। जब आपसे दो सुई के बीच यदि ये पूछा जाए कि बताइए 4 से 5, 2 से 3 समय में कब घंटे तथा मिनट की सुई एक सीधी रेखा में होगी, तो एंगल हमेशा कितना देना है, 180 डिग्री। कब एक दूसरे के विपरीत में होगी, एंगल कितना देना है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया था, विपरीत में, तो एंगल आपका कितना बन रहा है दो सुई के बीच में, तो 180 डिग्री का। और एक फार्मूला हमने आपको बतलाया था, क्या बतलाया था, तो 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए, जहां आपका m मिनट होगा, h आवर होगा और a क्या हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा। तो देखिए 11/2m बराबर 30 गुने कितना हो जाएगा, 2। पहला टाइम आपको लिखना है, 3 नहीं लिखना है, तो 30 गुने 2 प्लस माइनस 180, प्लस माइनस 180। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 180। तो 11/2m बराबर 30 दूने कितने, तो 60, प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, 180। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा 180 से कम रहने पर आपको क्या करना है, कम रहने पर क्या करना है, तो जोड़ना है। क्या कर देना है, जोड़ना है। अब देखिए यहाँ जो आपका 60 दिया गया है वह क्या है, आपका 180 से कम है। तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 60 और 180 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 240। कितने हो जाएंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 240, ये 11/2 हम उधर ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा m बराबर 240 गुने 2 बटे कितना हो जाएगा, 11। तो 240 गुने 2 कितना, 480 बटे कितना हो जाएगा, 11। तो 11 चौके 44, बचेगा कितना, 4। तो 11 तिया 33, कितना शेष बचेगा, 7। तो 43.7 बटे 11। तो आपका आंसर क्या जाएगा, तो 2:43.7 बटे 11 मिनट पर दोनों सुई क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत में होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, फार्मूला आपका यही लगेगा। विपरीत में आपका क्या होगा, एंगल 180 डिग्री का बनेगा। तो आपका आंसर निकल कर आ गया 2:43.7 बटे 11 मिनट पर जाकर ये बनता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं फिर से, और फिर से हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब देखिए ये तो आप जान लिए कि जो आपका क्या है, एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि 12 घंटे में जो सुई होता है ना, एक दूसरे के विपरीत में हर एक घंटे में एक बार होता है। कितने बार होता है, एक घंटे में। और अगला जो आपका विपरीत होता है, सीधी रेखा जब दो सुई के बीच बनता है, तो वह हमेशा आपका कितने मिनट पर, तो 65.5 बटे 11 मिनट पर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 12 घंटे में, कितने घंटे में बाबू, तो 12 घंटे में आपका कितने बार होता है, तो 11 बार ही होता है। कितने बार होता है, 11 बार।
24 घंटे में कितने बार होता है? तो 22 बार। कितने बार? 22 बार। और ये कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें ये एक दूसरे के विपरीत में नहीं जाता, ये जान लीजिए। तो शॉर्टेज टाइम जो आपका है जिसमें कि आपका क्या होता है, ये एक दूसरे के विपरीत में नहीं होता, ये चीज देखिए। तो देखिए जब हमने आपको कहा कि घड़ी में 5 बजे हैं, कितने बजे हैं बाबू? तो 5 बजे हैं। अब देखिए जब घड़ी में 5 बजेगा तो मिनट का सुई आपका क्या होगा? 12 पे, और घंटे वाली सुई कहाँ पे रहेगी? तो 5 पे रहेगी। तो आप घड़ी को देखकर कहिएगा कि सर घड़ी में अभी कितने बजे हैं? 5 बजे हैं। तो जब ये घड़ी में 5 बजा और मिनट का सुई यहाँ से चलना प्रारंभ किया, मिनट का सुई यहाँ से चलना प्रारंभ किया, और जब 5 पे पहुंचा तो घंटे वाली सुई भी क्या हुआ? हल्का आगे बढ़ गया है। क्या हुआ है? हल्का आगे बढ़ गया है। और यहाँ से चलते हुए अब क्या हुआ? 27 मिनट पर, लगभग 27 मिनट पर जाकर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर, यानी कि ओवरलैप किया है। घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के नीचे छिप जाती है 27वें मिनट पर। यहाँ पे दोनों सुई क्या हुआ? टकराया है। अब यहाँ से क्या हुआ? मिनट वाली सुई फिर आगे बढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाता है? 12 पर। जब ये मिनट वाली फिर से 12 पर पहुँचता है तब घंटे वाली सुई आपका क्या होता है? 6 पे पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है बाबू? तो 6 पर। जब ये 6 पर पहुँच गया तो आपने घड़ी देखा तो क्या कहा कि सर घड़ी में अभी कितने बजे हैं? तो 6 बजे हैं। कितने बजे हैं? 6 बजे हैं। तो यह 6 बजना, बात समझिएगा, ये 6 बजना आपका क्या है? तो 6 बजना आपका 6 से 7 में गिनती किया जाएगा, ना कि 5 से 6 में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका वैसा टाइम है जिसमें नहीं बनता है, तो 5 से 6 वो टाइम है जिसमें दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत में नहीं रहती है। बात समझ गए? मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत में नहीं जाती है। कब पहुंचता है? तो 6 बजे में जाकर। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 30 के बाद देखिएगा अगला सवाल हमारे सामने क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो शब्दकोश डिक्शनरी में जो वर्ड आपका रहता है कैसे रहता है बाबू? तो ए लेटर से जो वर्ड होंगे वो क्या होते हैं? पहले स्थान पे होते हैं। ए से जो होंगे वो कौन से स्थान पे होंगे? तो पहले स्थान पे। बी से जो होगा वो कौन से स्थान पे होंगे? तो दूसरे पे। सी से जो होंगे उसका क्या होगा? तीसरा। इस प्रकार से क्या होता है? वर्ड सजाए हुए रहते हैं। अब देखिए आपके सामने 5 वर्ड दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि उसको व्यवस्थित जब किया जाए तो तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा? तो देखिए पांचों वर्ड में जब आप देखिएगा तो यहाँ सभी में सी ओ क्या है? सबका एक समान है। यहाँ तक तो सब में है। उसके बाद देखिए क्या है, तो ई में आपका लेटर है क्या? तो एन। ई में लेटर क्या है? तो ई में आपका लेटर है एन। ई का लेटर क्या है? एन। यहाँ डी में देखिए तो लेटर ओ, सी ओ के बाद क्या है? तो एन है। लेकिन आप सी और बी ए में देखिए तो सी ओ के बाद का लेटर क्या है बाबू? तो आर है। यानी इन तीनों से पहले, ए बी सी से पहले, आर से पहले लेटर आपका एन आ जाता है। आर से पहले क्या आता है आपका? तो एन। अब देखिए इन दोनों में एन है तो इन्हीं दोनों में से कोई पहले और दूसरे स्थान पर होगा। तो अब चेक करेंगे एन के बाद कि कौन सा वर्ड आपका पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो एन के बाद देखिए यहाँ पर क्या है आपका? तो एन के बाद यहाँ पर है आपका भी। क्या है बाबू? तो एन के बाद है भी। एन के बाद है आपका भी और यहाँ एन के बाद क्या है? टी है। तो भी का पोजीशन आपका होता है 22 और टी का पोजीशन कितना है? 20 है। तो भी से पहले कौन आता है? टी आता है। यानी कि ये डी नंबर वाले का स्थान क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। और ये भी वाले का स्थान कौन सा होगा? तो दूसरा होगा। अब देखिए एन के बाद यहाँ आर तीनों में है, सी ओ आर सी ओ आर सी ओ आर, और फिर क्या है? तीनों सेम है। उसके बाद चेक करेंगे कौन? तो देखिए इसमें सी नंबर में क्या लेटर है आपका? तो डी है। कौन सा लेटर है? डी। और यहाँ क्या है? तो डी। और इसमें क्या है? बी। तो डी से पहले कौन आता है? बी आता है। डी का पोजीशन 4 और बी का पोजीशन 2। तो डी से पहले बी,
तो आपका ये जो स्थान होगा कितना चला जाएगा इसका, तो इसका स्थान तीसरा चला जाएगा। अब डी वाले को चेक करें तो डी के बाद देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ क्या है आई का पोजीशन 9 और ए का पोजीशन 1, तो आई से पहले कौन आता है, ए आता है, तो इसका पोजीशन हो जाएगा चौथा और इसका हो जाएगा आपका पांचवा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। तो सवाल में क्या पूछा गया, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है कौन से स्थान पर है बाबू, तो तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पर। चलिए अगले सवाल के तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 40 आपका नंबर सीरीज से सवाल पूछा गया है और सवाल में क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। तो सवाल में है आपका 11, क्या है बाबू 11, उसके बाद है आपका 5, 5 के बाद है फिर 13, 13 के बाद है 10, उसके बाद क्या है तो 15, 15 के बाद फिर 15, फिर क्या है 17 और अगला 2 आपसे पूछा गया है। 2 पार्ट में आपका क्या है पूछा गया है। तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है अल्टरनेट सीरीज चल रहा है। ध्यान से यदि आप देखिए तो क्या चल रहा है अल्टरनेट। तो 11 और 2 कितने होते हैं +2, 11 2 13, 13 और 2 कितने तो 15, 15 और 2 कितने तो 17, ये चल रहा है। यहाँ देखिए 5 और 10 कितने, 5 + 5 कितने तो 10, 10 + 5 कितने तो 15, तो 15 + 5 जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +5, तो अंक कौन सा संख्या होगा बाबू, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20। और यहाँ देखिए 17 प्लस क्या करेंगे 2 कर देंगे, +2 चल रहा है ना, तो +2 करेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू +2, तो 17 और 2 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपको 20 और 19 नजर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 और 19। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 में क्या पूछा गया कि यदि शब्द प्रोडक्ट्स को में प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में बाएं से दाएं लगाने पर कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखिए सवाल क्या है, तो सवाल में एक शब्द दिया गया है, क्या है तो PRODUCTS प्रोडक्ट्स शब्द में बोला गया कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यदि सही क्रम में सजाया जाए बाएं से दाएं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर आपका पहले आता है उसको पहले और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाए, तो बताइए कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। ये सवाल आपसे पूछा गया। तो जब उस रूप में आप लिखेंगे तो देखिए इन सभी में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है बाबू, तो सबसे पहले आपका सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा तो डी आएगा, डी के बाद कौन सा आएगा तो ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा पी, पी के बाद आपका आर आ जाएगा, आर के बाद एस आ जाएगा, एस के बाद टी और टी के बाद क्या आएगा तो यू आएगा। अब आपसे पूछा गया कितने ऐसे अक्षर, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपका यहाँ ओ जो है देखिए ऊपर में भी क्या था तीसरे स्थान पर और नीचे भी क्या है बाबू तो तीसरे स्थान पर। यहाँ जो आपका लेटर है टी, इसको भी गौर से देखिए तो ऊपर ये दाएं से कौन सा स्थान था इसका दूसरा, नीचे भी दाएं से कौन सा स्थान है तो दूसरे स्थान पर है। तो आपका 2 ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्या चला जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48 में आपसे पूछा गया कि उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में क्या है बाबू तो निहित है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने 4 बॉक्स में फिगर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि ऐसे कौन सी आकृति है जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिएगा तो यहाँ सिर्फ ये बीच में लाइन इस प्रकार जो फिगर आपका बनाया गया है ऑप्शन ए में, यदि ये लाइन नहीं होता यहाँ से यहाँ का तब तो ये फिगर आपका ऊपर मिल ही जाता इस रूप में देखिए है ना, लेकिन ये बीच में लाइन होने के वजह से ए नंबर आपका क्या हो गया गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में जब आप देखिएगा तो बी में क्या है इस रूप में बनाया गया है ना फिगर,
बी में इस रूप में बनाया गया है, लेकिन यही दिशा चेंज होता, ये वाला भाग उस तरफ होता तो आपका क्या होता, आंसर तैयार हो जाता। देख रहे हैं इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। सी में देखिए तो क्या है, तो सी में आपका इस रूप में फिगर बनाया गया है, इस रूप में है। तो देखिए आपका फिगर में जब इस फिगर को आप ढूंढते हैं तो देखिए वही फिगर क्या है आपका यहाँ पर बनाया हुआ है, वही फिगर क्या है आपका बनाया हुआ है, यहाँ तक है। तो ये फिगर क्या है, इस फिगर में निहित है, इस फिगर में मौजूद है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्या जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। उसके बाद देखिए आपसे सवाल पूछा गया कि एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। ये सवाल आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। पिछले क्लास में हमने बतलाया था आपको कि कुल घनों की संख्या, क्या बोला था, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या कितना बतलाया था आपको बाबू, तो कुल घनों की संख्या आपको हमने बतलाया था n पर पावर क्यूब। क्या बताया था, n पर पावर क्यूब। तो n क्यूब बराबर कुल घन कितने हैं, तो 64 हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 3 रूट 64, यानी कि आप क्या करेंगे 3 रूट 4 गुने 4 गुने 4। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। अब देखिए क्या है, अब पूछा गया कि छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो अब यहाँ पर देखिए n का वैल्यू क्या हो गया बाबू, तो 4 हो गया। अब देखिए एक चीज और हमने बताया था कि n बराबर बड़े घन की एक भुजा, क्या बतलाया था, बड़े घन की भुजा अब बटे छोटे घन की भुजा, क्या बताया था, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, यही चीज हमने आपको बतलाया था, छोटे घन की भुजा। अब देखिए बड़े घन की भुजा आपका कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, और n का वैल्यू कितना आया, तो 4 आया था ना। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, अब बटे कितना होगा, तो छोटे घन की भुजा, क्या होगा, छोटे घन की भुजा। अब आपको निकालना क्या है, तो छोटे घन की भुजा ही तो आपको निकालना है। तो छोटे घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगी, तो छोटे घन की भुजा बराबर क्या होगा बाबू, तो देखिए बड़े घन कितने हैं भुजा, तो 24 बटे कितना हो जाएगा, तो 4 4 छके 24। आपका आंसर क्या चला जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्या होगा बाबू, तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि छोटे घन की भुजा का जो माप होगा वह कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, वर्ड एनालॉजी से सवाल पूछे गए हैं। तो पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था, एनालॉजी में भाग 1 का 2 से जो संबंध होगा वही क्या होगा, भाग 3 का 4 से, क्या होगा, भाग 3 का 4 से। अब देखिए 1 में दिया गया है गुलाबी और 2 में क्या है, रंग है। तो गुलाबी क्या है बाबू, तो गुलाबी एक रंग है। अब आगे आपका दिया गया है कुर्सी, अगला पूछा गया, तो कुर्सी क्या है, तो कुर्सी एक प्रकार का फर्नीचर है, फर्नीचर आइटम होता है कुर्सी। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फर्नीचर। लोहा नहीं होगा, बैठना नहीं होगा, लकड़ी, तो कुर्सी लकड़ी का यानी फाइबर का भी होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फर्नीचर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया कि दिए गए सेट के समान कौन सा सेट है। यानी कि आपके सामने एक सेट दिया गया है, क्या है, तो 26 5 2, क्या है, तो 26 5 2। आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा सेट है जो इसके समान है। तो ये 26 5 क्या 2 क्या है बाबू, तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस क्या किया गया है 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 होगा। फिर देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 क्या है, तो 26 है। इस प्रकार से है। तो इसके अनुसार कौन सा है, तो देखिए तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 तो हो जा रहा है।
10 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होना चाहिए? 101, लेकिन यहाँ क्या है 100, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 होना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या है 16, तो आपका बी नंबर आंसर नहीं होगा। सी में देखिए 2 का स्क्वायर 4 1 कितना होना चाहिए? 5, लेकिन यहाँ क्या है 9, तो सी भी आपका आंसर नहीं होगा। डी में देखिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितने होते हैं? तो 2 हो जाएंगे, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितने हो जाएंगे? तो 5 हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 5। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में जो सेट दिया गया है 5 2 1 का, वो क्या है? इसी के समान है, यानी कि 26 5 2 के समान है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं, अगला क्या पूछा गया है। तो देखिएगा हमारे सामने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिएगा 60 में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया, बाबू ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया कि अजीत अपने घर से निकलने के बाद उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चला। अब देखिए कोई व्यक्ति, कौन है व्यक्ति? तो वह व्यक्ति है आपका अजीत। अजीत का ये घर है। बोला गया कि अजीत अपने घर से निकलने के बाद 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। क्या किया है? 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। अब देखिए उत्तर, मैंने हमेशा बतलाया है डायरेक्शन में ऊपर का जो दिशा होता है वह कौन सा दिशा होता है बाबू? तो उत्तर। ध्यान दो दिशा, तो ऊपर का दिशा आपका नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं आपका ईस्ट होता है और बाएं क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। जब व्यक्ति का चेहरा ऊपर की ओर हो यानी नॉर्थ में, तो उसका बायां हाथ हमेशा इस दिशा की ओर, बायां बोले तो इधर चलना है और दायां बोलेगा तो इस तरफ। राइट हैंड क्या होगा? इस तरफ। चेहरा जब दक्षिण में हो तो आपका लेफ्ट ये और राइट ये होगा। पूरब में चेहरा हो तो लेफ्ट ऊपर और राइट क्या होगा? नीचे होगा। लेकिन जब चेहरा पश्चिम में हो तो लेफ्ट नीचे और राइट क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया, तो 6 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला है बाबू? तो 6 किलोमीटर। आगे क्या बोला गया ध्यान दीजिए, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। इसका चेहरा किस दिशा की ओर है? तो उत्तर दिशा में। तो इसका बायां हाथ क्या होगा? इस तरफ और दायां हाथ इस ओर हो जाएगा। तो बोला है कि बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। यहाँ से बाएं मुड़ा और कितना चला है? तो 3 किलोमीटर चला। कितना चला? 3 किलोमीटर। अब देखिए अब इसका चेहरा किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। मैंने बताया यहाँ से दिशा हमेशा, ये सेंटर है ना आपका, तो ये दिशा कौन सा होगा? पश्चिम होगा। तो इधर जब मुड़ गया तो इसका चेहरा किस दिशा में है? पश्चिम में। अब इसका बायां हाथ नीचे होगा और दाहिना हाथ क्या होगा? ऊपर की ओर। अब सवाल में बोला गया फिर अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर बाजार पहुंच गया। अब बाएं मुड़ा यानी कि नीचे की ओर आया। कहाँ आया? नीचे की ओर। कितना चला है? तो 2 किलोमीटर चल के कहाँ पहुंच गया है बाबू? तो बाजार पहुंच गया है। बाजार पहुंच गया है। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, तो अजीत बाजार जाने के लिए कितना दूरी तय किया? दूरी तय क्या पूछा गया है आपसे। जब दो स्थानों के बीच दूरी, सिर्फ ये पूछा जाए कि बताइए पटना से दिल्ली की दूरी क्या है। आपसे पूछा गया कि बताइए पटना से दिल्ली की दूरी क्या है, तो आप कहिएगा कि सर लगभग 1000 किलोमीटर पड़ता है। यानी कि दो स्थानों के बीच में जब मैंने दूरी पूछा आपसे तो आपने क्या कहा कि लगभग 1000 किलोमीटर, यानी दो स्थानों के बीच जो कम से कम दूरी है वो दूरी आपने हमें बतलाया। लेकिन जब किसी व्यक्ति को, दो लड़का है मेरे पास ए और बी, ए को मैंने कहा कि तुम दिल्ली चले जाओ और बी को भी कहा कि तुम दिल्ली होकर आओ। अब ए क्या किया कि दिल्ली जाने के लिए यहाँ से पहले ट्रेन लिया और यहाँ से चला गया वो कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर दूसरी ट्रेन लिया और वहाँ से चला गया वो चेन्नई, चेन्नई से फिर तीसरा ट्रेन लिया और वहाँ से चला गया दिल्ली। लेकिन बी को जब हमने कहा कि तुम दिल्ली चले जाओ तो यहाँ शाम में राजेंद्र नगर स्टेशन से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पकड़ा और डायरेक्ट दिल्ली पहुँच गया उत्तर प्रदेश होते हुए। अब जब दोनों वापस आया तो मैंने ए से और बी से दोनों से पूछा कि बताओ तुमने दिल्ली जाने के लिए कितनी दूरी तय किया। अब बताइए क्या ए हमें कहेगा कि हमने 1000 किलोमीटर तय किया? नहीं कहेगा। क्यों? दिल्ली और पटना के न्यूनतम दूरी तो 1000 किलोमीटर 1100 किलोमीटर के आसपास होगा। लेकिन
ए जो है वो कैसे गया, तो यहाँ से पहले कलकत्ता, कलकत्ता से फिर चेन्नई और चेन्नई से फिर दिल्ली, लगभग वो 3,500 किलोमीटर का यात्रा किया। तो वो कहेगा कि सर दिल्ली जाने के लिए हमने 3,500 किलोमीटर चला, दूरी तय किया। लेकिन बी से जब मैं पूछूंगा तो वो क्या कहेगा कि सर दिल्ली जाने के लिए हमने 1000 किलोमीटर का यात्रा किया। किसी और व्यक्ति से जब मैं पूछूं या उन्हीं दोनों में से पूछूं कि बताओ यहाँ पटना से दिल्ली की दूरी क्या है, तो वो क्या कहेगा, लगभग 1000 किलोमीटर। यानी जब दूरी आपसे पूछा जाए तो दो स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, जो सबसे कम से कम दूरी होती है, आंसर में वो दूरी दिया जाता है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि किसने कितना दूरी तय किया, तो जितना वो व्यक्ति चलेगा वो जोड़कर आपको आंसर में देना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, कितना चला, तो पहले ये 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर कितना चला, तो 3 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़कर कितना चला, 2 किलोमीटर, यानी 6 3 9 2 11 किलोमीटर का यात्रा इसने किया है। कितना किलोमीटर का, 11 किलोमीटर। तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा, 11 किलोमीटर। लेकिन इसी सवाल में यदि हमसे पूछ दिया होता कि बताइए बाजार से अजीत के घर की स्थिति, ये दूरी क्या है, क्या पूछा गया होता कि बाजार से अजीत के घर की दूरी क्या है, तो देखिए दूरी हम क्या देते, अब बाजार तो यहाँ पे है ना, और अजीत का घर यहाँ, तो यहाँ से ये जो सबसे कम दूरी वो हम आंसर में देते। और कम दूरी कैसे निकालते, तो ऊपर ये 3 किलोमीटर, तो नीचे ये कितना हो जाता, 3 किलोमीटर, ये भी नीचे इतना, यहाँ क्या होता दूरी, तो 3 किलोमीटर, और ये तो टोटल दूरी आपका कितना है, 6, लेकिन यहाँ से वापस 2 किलोमीटर चला है, तो बताइए इधर शेष दूरी तो 4 किलोमीटर ही बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आप देखिए दोनों यहाँ जो बन रहा है ये कितना डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको ये दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, तो कितना होगा 25, यानी कि आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर। जब आपसे पूछा जाता कब कि अजीत के घर से बाजार की दूरी क्या है, तब आप आंसर में देते 5 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछा गया कि अजीत बाजार जाने के लिए कितना दूरी तय किया, यानी कि जो दूरी वो चलेगा वो आपको आंसर में देना है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, 11 किलोमीटर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो 60 के बाद देखिएगा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिनके दाएं 7 हो पर बाएं 7 नहीं हो। मतलब जितना अंक आपको दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने अंक हैं जिसके दाएं में 7 तो हो। एक मानिए यहाँ पे है, क्या है बाबू, तो देखो यहाँ पे 1 हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया कि ऐसे कितने एक, यानी कि यहाँ पे जब 1 है तो पूछा गया इसका दायां इधर होगा और बाएं क्या होगा, इस दिशा में। अब पूछा गया ऐसे कितने एक हैं जिसके दाएं में तो 7 हो पर बाएं में 7 नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो अब चेक कर लीजिए कितने ऐसे एक हैं। तो देखिए यहाँ जो 1 है आपका, इसके दाएं में तो 7 है लेकिन बाएं में क्या है 4, तो 1 ये गिनती कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए बाएं भी 7 और दाएं भी 7, तो इसको गिनती नहीं करना। दाएं 4 है लेकिन बाएं में क्या है 7, तो ये भी गिनती नहीं होगा। आगे देखिए दाएं 7 और बाएं क्या है बाबू, तो 4 है, ये गिनती हो जाएगा। आगे फिर है 7 और 7 के बीच में 1, इसको नहीं करेंगे। 7 के बीच में 1, इसको भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ दाएं और बाएं दोनों है। यहाँ देखिए 7 के 1 के बाएं में 7 है, दाएं में नहीं है। लेकिन यहाँ जो 1 है आपका क्या है, दाएं में 7 है लेकिन बाएं में क्या है 1, इसलिए वो गिनती हो जाएगा। आगे देखिएगा तो यहाँ जो 1 है आपका दाएं में 7 है लेकिन बाएं में क्या है 2 है, और आगे जो 1 है इसके दाएं बाएं दोनों 7 है, इसलिए इसको गिनती नहीं करेंगे। और अंतिम में जो 1 है बाएं में 7 है और दाएं में 7 नहीं है, इसलिए उसको गिनती नहीं करेंगे। तो बताइए ऐसे कितने एक हैं, तो 1 2 3 और 4, तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 64 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया, तो 65 में बोला गया है अल्फाबेट शब्द में, क्या है, अल्फाबेट शब्द में ऐसे कितने जोड़ी अक्षर हैं जिनके बीच वही अंतर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उन्हीं अक्षरों के बीच मिलता है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं A से Z तक,
तो दो ऐसे जोड़े, दो अक्षरों का जोड़ा आपको निकालना है जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में जो अंतर होता है वही क्या हो, यहाँ भी होना चाहिए। जैसे कि मानिए ए और डी के बीच में कितने अक्षर का अंतर है, तो 2 अक्षर का, यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 अक्षर का होना चाहिए। वैसे जोड़े आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए यहाँ देखिएगा, एक लेटर छूट गया बाबू, चलो इसको फिर से लिख लेते हैं। क्या है, अल्फ़ाबेट। चलिए ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर क्या है बाबू, ए और बी, एक जोड़ा तो आपका ये है ए और बी, तो ए और बी में यहाँ भी लेटर नहीं है और अल्फ़ाबेट में भी दोनों के बीच में लेटर नहीं होता है, तो एक जोड़ा तो आपका ये हो गया। दूसरा जोड़ा देखिए आपका एच और ई का, एच और ई का एक जोड़ा है। कैसे, तो ई और एच के बीच में कितने लेटर होते हैं, तो 2 लेटर, एफ और जी, उसके बाद क्या आ जाता है एच, यानी ई और एच के बीच में 2 लेटर, तो दूसरा जोड़ा तो आपका ये हो गया। तीसरा जोड़ा जब आप देखें तो यहाँ ए और टी के बीच में एक जोड़ा बन रहा है। किसके किसके बीच में, ए और टी के बीच में। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर हैं बाबू ए और टी के बीच में, तो 6। तो देखिए अल्फ़ाबेट में क्या होता है ना बाबू, ए से जेड तक तो होता है, जिसमें ए का पोजीशन 1 और जेड का पोजीशन क्या होता है 26, और जेड के बाद पुनः क्या होता है ए आ जाता है। जेड के बाद क्या होता है ए, और ए का पोजीशन हम क्या कहते हैं 27वां कह देते हैं या फिर 1 कह देते हैं, यही चलता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो टी है अक्षर आपका, इसका पोजीशन क्या है 20 है, और टी के बाद क्या होता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और उसके बाद फिर क्या, तो ए। अब देखिए यहाँ टी और ए के बीच में कितने लेटर, तो 1 2 3 4 5 6, तो ए और टी के बीच में कितने अक्षर हो गए 6 अक्षर, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, एक जोड़ा आपका ए और टी भी बनेगा। तो इनके बीच में भी देखिए उतने ही अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो आपका कितना जोड़ा बन के तैयार हुआ, तो 3 जोड़ा, एक जोड़ा ए और बी का, दूसरा एच और ई का, और तीसरा ए तथा टी का। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 66 आपका हो गया है। 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। 70 में क्या बोला गया है, कथन एवं पूर्वधारणा स्टेटमेंट एजम्पशन चैप्टर से आपके सामने सवाल है। और सवाल में बोला गया कि सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूल, क्या बोला गया है कि सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। आदेश किसने दिया, तो सरकार ने। क्या आदेश दिया है कि कम से कम 2 वर्षों तक अभी जो वर्तमान फीस का जो स्तर है वो आप बनाए रखें। किस लिए आदेश दिया, तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई संस्था या कोई सरकार, कोई संगठन या कोई व्यक्ति आदेश देता है, तो आदेश देने के पहले उसके मस्तिष्क में वो क्या सोच कर आदेश दे रहा है, वही आपका क्या है, पूर्व धारणा है। तो आप हमेशा ये जानते होंगे आदेश देने से पहले आपके मस्तिष्क में क्या आता है, यही आता है ना कि जिसको मैं आदेश दे रहा हूं वह व्यक्ति उस आदेश का क्या करेगा, पालन करेगा। हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति उस आदेश का पालन नहीं करे, लेकिन पालन नहीं करना उसका मैटर है, आपका नहीं। आपने क्या सोचकर आदेश दिया, अगर आपके दिमाग में ये आया होता कि किसी को मैं आदेश दे रहा हूं कि तुम ये काम कर लो, अगर वो नहीं करे तो क्या आप उसे कहते, किसी और को कहते हैं ना। तब हो सकता है वह नहीं करे, ये उसका मैटर है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। पूर्वधारणा किसका निकलेगा, तो वक्ता का निकलेगा, श्रोता का कभी नहीं। यहाँ वक्ता क्या, तो कथन। कथन में क्या कह रहा है, तो कथन में कहा कि सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। पूर्वधारणा नंबर 1 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो पूर्वधारणा नंबर 1 आपका बोला कि प्राइवेट स्कूल के प्राधिकारी सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे क्योंकि सरकारी निधियों पर वे निर्भर नहीं हैं। तो बाबू ऐसा नहीं है, सरकार जो भी आदेश देता है वो सभी को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे आपको पसंद हो या फिर नहीं हो। अब देखिए क्या है, बोला कि प्राइवेट स्कूल के प्राधिकारी सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे। कथन में क्या कर रहा है कि शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए ये आदेश दिया गया है।
यानी कि अगर सरकार को ये लगता कि मैं जो आदेश प्राइवेट स्कूलों के लिए दे रहा हूं और प्राइवेट स्कूल के लोग इस ये आदेश को नहीं स्वीकार करेंगे, तो क्या ये कभी भी सरकार आदेश जारी करता? नहीं करता। आदेश सरकार ने किस लिए जारी किया? इसीलिए कि स्कूल उस आदेश का पालन करे। तो पूर्व धारणा नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा बाबू? तो पूर्व धारणा नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां कह रहा है कि आदेश का पालन नहीं करेंगे। अगर सरकार को थोड़ा भी पता होता कि ये आदेश का पालन प्राइवेट स्कूल वाले नहीं करेंगे, तो क्या वो आदेश देता? नहीं देता। चलिए अब देखिए पूर्व धारणा नंबर 2। तो पूर्वधारणा नंबर 2 में आपको बोला गया, शहर के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस अदा करने के लिए उत्सुक हैं। अब बाबू जिसको पैसा काट रहा हो तो कहीं भी लुटा सकता है, स्कूल क्या किसी को भी दे सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर एक चीज बताइए, अगर सभी बच्चे के माता पिता फीस देने के लिए उत्सुक होते ही, तो क्या सरकार को ये आदेश लाने का जरूरत होता? कभी भी नहीं होता। सरकार कभी भी ये आदेश लाता ही नहीं। सरकार ने आदेश दिया तो क्यों दिया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माता पिता उतनी फीस अदा करने में सक्षम नहीं है। अगर वो सक्षम होते तो वो फीस अदा कर देते, सरकार तक बात पहुंचती ही नहीं और सरकार को आदेश देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। सरकार ने आदेश दिया तो क्यों दिया, इस चीज को आप समझिए। तो पूर्व धारणा नंबर 2 भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस अदा करने के लिए उत्सुक हैं। अगर आदेश के बावजूद अगर माता पिता फीस देने के लिए उत्सुक होते, तो बताइए सरकार को कुत्ता काटा है जो वो आदेश देगा, तो उसको तो और टैक्स मिलता। तो आपका क्या है? ये गलत है। आपका पूर्व धारणा नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल क्या है। तो आंसर जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्या जाएगा बाबू आंसर? तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 तथा 2 दोनों गलत है। 1 तथा 2 दोनों गलत है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 आपका हो गया। उसके बाद देखिएगा 70 के बाद क्या है बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? तो कथन एवं पूर्वधारणा। क्या है बाबू? कथन एवं पूर्वधारणा। कथन क्या कर रहा है? कथन में कर रहा है कि रेल प्राधिकरण ने घोषित किया है कि वह राज्य के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाली मेन लाइन पर शनिवार को 2 दिन तक बड़ा मरम्मत कार्य आरंभ करेगा, जिससे रेल सेवा रुक जाएगी। क्या किया है? तो रेल जो अधिकारी हैं, रेलवे अधिकारी, उसने 2 शहरों के बीच जो मेन लाइन है उस पर क्या किया है? एक घोषणा किया है कि इन दोनों शहरों के बीच ट्रेनें सेवाएं शनिवार से 2 दिनों के लिए मरम्मत कार्य आरंभ हो रहा है, इसलिए ये रेल सेवाएं क्या होगी? रुक जाएगी। अब बताइए, कोई जब ये सूचना देता है, घोषणा करता है, तो क्यों करता है? जैसे मैंने कहा कि दुर्गा पूजा में 5 दिन की छुट्टी रहेगी। समझिएगा, छुट्टी है नहीं, मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। मैंने ये घोषणा किया कि दुर्गा पूजा में 5 दिनों की छुट्टी रहेगी। तो ये घोषणा करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? मैंने घोषणा करने से पहले मैंने क्या सोचा, ये आपको सोचना है। आप क्या सोच रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। तो घोषणा करने से पहले मेरे मस्तिष्क में क्या आया कि मैं जो घोषणा कर रहा हूं, इससे जो संबंधित लोग हैं, संबंधित लोग कौन? तो जो यहाँ पढ़ते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो पढ़ते हैं, उनको क्या मतलब है ये कोचिंग बंद रहे या चालू रहे, उसको कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी रोज यहाँ क्लास कर रहे हैं, उनको तो मतलब है। तो संबंधित लोग उस घोषणा पर क्या करेंगे? अमल करेंगे। अब जब मैंने घोषणा किया और इसी टाइम में रोज विद्यार्थी आकर इंतजार करें कि सर अब वीडियो अपलोड करेंगे, अब वीडियो अपलोड करेंगे, तो बताओ ये तो उसकी बेवकूफ़ी है ना। करने वाला करेंगे, ये उस विद्यार्थी का मैटर है, ना कि मेरा। मैंने क्या सोचा था कि अगर मैं घोषणा करूंगा तो मेरे विद्यार्थी मेरे वीडियो का इंतजार नहीं करेंगे। अगर मुझे ये पता होता, थोड़ा भी इल्म होता कि मैं जो घोषणा कर रहा हूँ विद्यार्थी फिर भी मेरे वीडियो का इंतजार 5 दिन तक करेंगे, तो क्या मैं ये घोषणा कभी भी करता? कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं जो घोषणा कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि उस घोषणा को सुनकर उस पर क्या किया जाएगा? अमल किया जाएगा। जो दिशा निर्देश मैं दे रहा हूं उसका क्या होगा? तो पालन होगा। अब देखिए इस कथन में पूर्वधारणा क्या कर रहा है? तो पूर्वधारणा नंबर 1 कहता है कि हो सकता है
रेल प्राधिकरण के निर्णय को देखते हुए लोग अपनी यात्रा का कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है। घोषणा इसीलिए तो किया गया कि इन 2 दिनों में आप लोग जो भी यात्रा का योजना बनाए हैं उसको क्या करें, बदल लें। क्यों? क्योंकि यहाँ मरम्मत कार्य चलने वाला है, जिस कारण रेल सेवाएं बाधित रहेगी। तो लोग क्या करेंगे, उस घोषणा को, उस सूचना को पढ़कर अपनी यात्रा का जो योजना है उसमें क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। तो ये पूर्व धारणा नंबर 1 आपका क्या है, तो ये पूर्व धारणा नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए पूर्व धारणा नंबर 2 क्या कर रहा है, तो पूर्व धारणा नंबर 2 कर रहा है कि हो सकता है लोग फिर भी इन 2 दिनों में भी दोनों शहरों के बीच ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना लें। जब रेलवे ने यह घोषणा कर दिया कि यहाँ 2 शहरों के बीच में शनिवार से 2 दिन तक बड़ा मरम्मत कार्य करने के वजह से रेल सेवाएं बाधित रहेगी, तो अब बताओ ये 2-4 लोग जो वहां जाकर यात्रा करने की योजना बनाएंगे तो इससे बेवकूफ़ तो कोई होगा नहीं। अगर रेलवे अधिकारी को ये पता होता कि बहुत सारे लोग ये घोषणा पढ़कर भी यात्रा का योजना बना लेंगे तो वो कभी वो घोषणा करता ही नहीं। लेकिन किस लिए किया ये घोषणा, क्योंकि इसलिए किया ताकि यात्री इस घोषणा को सुने और इस पर क्या करे, अमल करे, यानी कि अपनी यात्रा का योजना बदल लें, दूसरे दिनों में यात्रा करें। लेकिन ये आपका पूर्व धारणा नंबर 2 क्या कर रहा है कि योजना बना लेंगे। तो पूर्व धारणा नंबर 2 बाबू क्या हो जाएगा आपका, तो गलत हो जाएगा। और आपका पूर्व धारणा नंबर 1 क्या है, सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले सवाल के तरफ और देखते हैं मेरा अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 75 के बाद देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में देखिएगा। 77 में क्या है बाबू, तो नीचे एक पासा के 2 प्रारूप दिए गए हैं, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपके सामने 2 पासा दिया गया है और बोला गया है कि बताइए अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन से अंक होंगे। तो देखिए व्यू ए में, एक में जो है आपका क्या है 4, 1 और क्या है 3। व्यू 2 में आप देखिए तो क्या है, तो व्यू 2 में आपका दिया गया है 1, 4 और 2। अब आपसे पूछा गया अंक 4 के विपरीत में। तो चलो बाबू यहाँ पे ध्यान देना, जब एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हो, एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हो और उन दोनों में 2 सतह आपका 2 अंक क्या हो, समान हो। जब फिर से आप नोट कर लीजिए, जब एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हो और उन दोनों में क्या हो, 2 सतह आपका 2 अंक आपका क्या हो, समान हो। कैसे, तो देखिए यहाँ इस व्यू 1 में भी आपका क्या है 1 है, व्यू 2 में भी आपका क्या है 1 है। व्यू 1 में देखिए क्या यहाँ है, ऊपर वाले सतह पे 4, तो व्यू 2 में आपका दाएं सतह पर क्या है 4, यानी कि इन दोनों व्यू में 2 सतह आपका क्या है, समान है। तो जब 2 सतह समान रहे, क्या रहे, जब 2 सतह समान रहे तो ध्यान दीजिएगा 4 के विपरीत में, 1 के विपरीत में और क्या जाएगा 3 के विपरीत में, 4, 1, 3। तो यहाँ आप क्या करेंगे क्लॉकवाइज। अब देखिए क्या है, तो 4, 1, 3 और वहाँ 4, 1 दोनों में क्या है बाबू, तो कॉमन है। तो जब एक पासा का 2 प्रारूप दिया गया हो और दोनों में 2 सतह आपका समान हो, तो याद रखिएगा जो अंक आपका समान नहीं है वही अंक दोनों एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत में होगा। तो बताइए इन दोनों में समान अंक आपका कौन नहीं है, तो समान आपका 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 नहीं है। तो यही 2 और 3 क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत में जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 के विपरीत में क्या चला जाएगा, तो 3 के विपरीत में 2 चला जाएगा। तो एक जोड़ा तो आपका निश्चित है कि ये आपका 3 के विपरीत में 2 जाएगा, लेकिन 2 जोड़े जो हैं वो आपका क्या होंगे, आइदर और में चला जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर 4 के विपरीत में हमसे पूछा गया, तो 4 के विपरीत में ये तो स्पष्ट है कि ना तो 1 होगा और ना ही 3 होगा। क्यों, क्योंकि यह दोनों आपका क्या है, पड़ोसी है, और पड़ोसी कभी भी विपरीत सतह पर नहीं होता है, पड़ोसी कभी भी विपरीत सतह पर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है, 1, तो 1 के विपरीत में ना तो 3 जाएगा ना 4 जाएगा, क्योंकि 1 का पड़ोसी क्या है, 4 और 3 दोनों है। और 1 और 4 के विपरीत में 2 भी नहीं जाएगा। क्यों,
क्योंकि 2 के विपरीत में क्या है बाबू, तो 3 है। अब देखिए क्या होगा, तो 4 के विपरीत में तो जो अंक समान रहे, नोट कर लीजिए, जो अंक समान रहे उसके विपरीत में वही अंक होंगे जो दोनों व्यू में लिखा हुआ नहीं है, दोनों पासा के दोनों प्रारूपों में लिखा हुआ नहीं है। अब बताइए कौन सा ऐसा अंक है जो लिखा हुआ नहीं है, तो आपका अंक 5 और अंक 6 दोनों में लिखा हुआ नहीं है, तो यही दोनों क्या होगा, 4 और 1 के विपरीत में जाएगा। तो हमसे जब पूछा गया कि अंक 4 के विपरीत में क्या होगा, तो या तो 5 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। अगर पूछा गया 1 के विपरीत में क्या होगा, तो या तो 6 होगा या 5 होगा। यदि 4 के विपरीत में 5 तो 1 के विपरीत में 6, यदि 4 के विपरीत में 6 तो 1 के विपरीत में 5 होगा। तो ये दोनों क्या होगा, आपका आइदर और में आंसर जाएगा। सवाल क्या पूछा गया, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो अंक 4 के विपरीत में देखिए कौन सा अंक है, या तो 5 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 या 6। तो अब क्या जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी, 5 या 6। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में आपके सामने बोला गया कि भिन्न पासा चुने। तो देखिए पासा का कुछ जो है आपको मैं बतला रहा हूँ बेसिक। तो यहाँ देखिए डाइस का पासे कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। चलिए कैसे दोनों प्रकार आपको जानना है तो वो चीज़ सीख लीजिए। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पासा बना दिया, तो 4 3 और क्या है यहाँ पे 5। एक पासा हमने और बना दिया और वो पासा मेरा क्या है, तो इस रूप में। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, तो लिख दिया मैंने 6 3 और क्या लिख दिया 2, 6 3 2। तो चलिए ध्यान रखिएगा, पासा कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो 2 प्रकार के, सामान्य पासा और मानक पासा। तो आपको याद रखना है हमेशा कि जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग, किस पर लिखे अंकों का योग, तो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाए। यहाँ देखिए 4 और क्या है बाबू, तो 4 और 3। तो जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग कितना हो, 7 हो जाए। तो देखिए यहाँ कितना है, ऊपर के सतह पे 4 और नीचे के सतह पे, ये दाएं सतह पर क्या है 3, तो दोनों का योग कितने हो जाएंगे, 7। तो जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो तो वह पासा आपका कौन सा पासा कहलाता है, तो सामान्य पासा कहलाता है। कौन सा पासा, सामान्य पासा। लेकिन जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं हो, जैसे तो देखिए यहाँ 6 और 3 बताइए 7 होगा, तो 6 और 3 7 नहीं होगा। बताइए 3 और 2 7 आपका होगा, तो 3 2 भी आपका 7 नहीं होगा। 2 और 6 आपका 7 होगा, तो नहीं होगा। तो जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं हो तो वह पासा आपका कौन सा पासा कहलाता है, तो मानक पासा कहलाता है। कौन सा पासा बाबू, तो मानक पासा कहलाता है। ये चीज आपका क्या है, दोनों पासा का पहचानने का नियम है। चूंकि होता क्या है ना कि मानक पासा में आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जो होता है 1 के विपरीत में 6 जाता है, 2 के विपरीत में 5 जाता है और 3 के विपरीत में क्या जाता है, 4 रहता है। ये मानक पासा का नियम है। जो बढ़िया कंपनी का जो लूडो होता है उसके पासा में आप देखिएगा 1 के अपोजिट वाले सरफेस पे क्या होगा, 6 होगा। 2 के विपरीत सतह पर क्या होंगे, 5 होंगे। 3 के विपरीत सतह पे क्या होंगे, 4 होंगे। 4 के विपरीत सतह पर 3, 5 के विपरीत सतह पर 2 और 6 के विपरीत सतह पर 1 होंगे। ये आपका क्या होता है, मानक पासा में। लेकिन जो देखिए जो विपरीत सतह पर है वो कभी भी पड़ोसी सतह पर नहीं जा सकता है। यानी कि जब वो पड़ोसी में चला गया, जैसे यहाँ 3 और 4 देखिए, 4 के पड़ोसी सतह पर क्या है, 3। ध्यान रखिएगा किसी भी पासा के तो एक सतह के कितने, एक सतह के क्या होते हैं, 4 पड़ोसी सतह होते हैं। कितने होते हैं बाबू, तो 4 पड़ोसी सतह होते हैं। 4 पड़ोसी सतह होते हैं तथा एक क्या होता है, एक उसका विपरीत सतह होता है। एक क्या होता है, विपरीत सतह होते हैं। और टोटल सतह कितने होते हैं डाइस में, तो 6 सतह होते हैं। अब देखिए यहाँ 4 है और दाएं में क्या है आपका 3 है।
अब देखिए जब ये पड़ोस में है तो 3 को क्या होना चाहिए, नीचे विपरीत सतह पर, यानी कि ऊपर का विपरीत कौन होगा, नीचे, दाएं का विपरीत क्या होना चाहिए, बाएं, ये बाएं वाला। लेकिन यहाँ क्या है दोनों, तो दोनों यहाँ पे आपका पड़ोस में है। तो जब इन दोनों का योग 7 हो गया तो बताइए ये 3 क्या फिर से यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा ना। 6 सतह होते हैं और अंक क्या लिखा हुआ होता है, 1 से 6 तक। तो ये 3 जब नीचे नहीं जाएगा, दाएं ही रहेगा, तो इसका योग जब 7 हो जाए तो यह पासा कौन सा पासा, सामान्य पासा। और जब दोनों का योग 7 नहीं हो तो कौन सा पासा, मानक पासा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, भिन्न पासा चुने। तो 1 नंबर पर देखिए क्या है, 5 1 4, इनका योग देखिए 5 1 6, 1 4 5 और 4 5 9, किसी का भी योग 7 नहीं हुआ। तो बताइए यह पासा आपका कौन सा पासा होगा, तो मानक पासा होगा। अभी हमने बताया पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग जब 7 नहीं हो तो वह पासा आपका मानक पासा होगा। चलिए देखिएगा बी नंबर ऑप्शन में, तो बी में देखिए 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया। तो जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो तो वह पासा आपका कौन सा पासा, तो सामान्य पासा। ये आपका हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 3 2 और क्या है बाबू 6। तो 3 2 5, 2 6 8 और 6 3 9, किसी का भी योग 7 नहीं। तो बताइए यह पासा कौन सा पासा, मानक पासा। और डी में देखिए 4 6 10, 6 2 8 और 2 4 6, किसी का भी योग 7 नहीं। तो यह भी पासा आपका कौन सा पासा है, तो मानक पासा है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो आपका पासा है वह कौन सा है, मानक पासा है। जबकि ऑप्शन बी आपका क्या है, सामान्य पासा है। तो इन तीनों से वह अलग है। तो आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 80 के बाद देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा। 83 में क्या है, तो 83 में आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं और लेटर टू डिजिट टाइप है आपका। क्वेश्चन क्या है, तो बोला गया कि टाइगर का कोड क्या है बाबू, टाइगर का कोड क्या किया गया है, 32 से किया गया है। और काव को किससे किया गया है, तो काव का कोड दिया गया है 14। तो आपसे पूछा गया कि लायन का कोड क्या होगा, क्या पूछा गया, लायन का कोड क्या होगा। तो देखिए किस आधार पर कोड किया गया है, तो सबसे पहले लेटर टू लेटर रहे, लेटर टू डिजिट रहे। तो क्या करना है, लेटर का आप पोजीशन लिखिए। तो अब बताइए यहाँ टी का पोजीशन क्या होगा बाबू, तो टी का पोजीशन 20, आई का पोजीशन 9, जी का पोजीशन हो जाएगा आपका 7, ई का पोजीशन हो जाएगा 5 और आर का पोजीशन हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका अंक दिया गया है 3 और 2। तो इन सभी को जब हम जोड़ते हैं तो 20 9 29, 29 7 36, 36 5 41 और 41 18 आपका हो जाता है 59। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, 41 और कितना हो जाता है 59, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 32। तो यह क्या है, गलत है मेरा। तो देखिए और नियम लगाइए और ढूंढिए क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए 2 और 0 2, 2 और 9 कितने हो जाएंगे 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 1 24 और 24 और 8 32, 24 8 कितने हैं 32 हैं। देखते हैं नीचे वो नियम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सी का पोजीशन 3, ओ का पोजीशन 15 और डब्लू का पोजीशन हो जाता है 23। इन सभी को जोड़िए तो 3 1 4, 4 1 5, 2 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 1 4, 4 5 9, 9 2 11 और 11 3 14। तो यही नियम चल रहा है, यानी कि जो पोजीशन है उनको सिर्फ नहीं जोड़ा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया गया। 18 यहाँ 20 है तो 2 और 0 जोड़ा गया, 18 है तो 1 और 8 जोड़ा गया। इस प्रकार से अब आपसे पूछा गया कि लायन का कोड क्या होगा, तो एल का पोजीशन 12, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। तो देखिए इनका क्या होगा, तो 1 2 3, 3 9 12, 1 13, 13 5 18, 18 1 19 और 19 4 23, कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। तो जिस भी ऑप्शन में 23 हो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आंसर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 83 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, लेटर सीरीज से आपके सामने सवाल है। सवाल में क्या है, पहले दिया गया ए, क्या है बाबू, चलो ध्यान दो, पहले दिया गया आपको ए के बाद आपको दिया गया डी ई, क्या है डी और ई,
आगे आपको दिया गया GHI, क्या है GHI। अगला जो आपका लेटर है क्या है L के बाद अगला लेटर है आपका NO, और अगला आपसे पूछा गया है। यही है आपका क्वेश्चन। अब देखिए क्या है यहाँ, तो हमने देखा कि पहले एक लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 1, फिर 2, तो आगे बताइए कितने लेटर होना चाहिए, तो 3 लेटर होना चाहिए। अब देखिए कैसे ये सीरीज चल रहा है, तो ये चेक कीजिए आप। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, A और D के बीच में कितने अक्षर छोड़े गए हैं, तो B और C को छोड़ दिया गया है, यानी A B C D है। उसके बाद देखिए D E, उसके बाद एक अक्षर आपका F छोड़ा गया है, फिर आया GHI, I के बाद देखिए फिर यहाँ J और K को छोड़ दिया गया और लिखा गया है L के बाद फिर एक अक्षर M छोड़ा गया है और अगला आ गया आपका N और O। तो बताइए यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले 2 अक्षर छोड़ा गया, पहले क्या किया गया, 2 अक्षर छोड़ा गया, फिर एक अक्षर छोड़ा गया, फिर 2 अक्षर छोड़ा गया, तो आगे फिर देखिए यहाँ के बाद क्या है, एक अक्षर छोड़ा गया, तब आगे कितने अक्षर छोड़े जाएंगे, तो 2 अक्षर, और अगला अक्षर आपका क्या होगा, O के बाद 2 अक्षर, तो P और Q हो जाएगा। इन दोनों को छोड़कर अब आगे कितने लेटर हमको चाहिए, तो आगे हमको 3 लेटर चाहिए, तो Q के बाद अगला 3 लेटर क्या होगा आपका, तो RST हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में RST हो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर चला जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 हो गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, आपको बोला गया भिन्न संख्या चुने, नंबर क्लासिफिकेशन से आपके सामने सवाल है। सवाल ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, तो ऑप्शन ए में है आपका 716। उसके बाद देखिए बी में क्या है बाबू, तो बी में दिया गया है 914। सी में क्या दिया गया है, तो सी में है 653, और डी में क्या दिया गया है, तो 813, क्या है 813। अब देखिए यहाँ पर ना तो कोई स्क्वायर नजर आ रहा है ना क्यूब नजर आ रहा है, तो इसको किस आधार पे छांटे, तो देखिए यहाँ पर 7 1 8 8 6 कितने हो जाएंगे बाबू, तो 14 हो जाएंगे। यहाँ देखिए 9 1 10 4 कितने, तो 14। यहाँ देखिए 6 5 11 3 कितने, तो 14। अब यहाँ देखिए 8 1 9 और 9 3 कितने हो जाएंगे, तो 12। यानी कि ऊपर के अंकों का योग ए बी और सी तीनों ऑप्शन में कितने आ रहे हैं, 14, जबकि ऑप्शन नंबर डी में कितने आ रहे हैं, तो 12। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 आपका साइलोगिज्म चैप्टर से फिर से आपके सामने सवाल है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो बोला गया कुछ नदी सागर है। क्या बोला गया, कुछ नदी, बोला गया कुछ नदी सागर है। अब आगे देखिए क्या बोला गया, आगे बोला गया कुछ नदी समुद्र है, तो कुछ नदी समुद्र है, इस रूप में फिगर बनाइए। अब आगे देखिए क्या है, कुछ सागर तालाब है, कुछ सागर क्या है, तालाब है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए निष्कर्ष। तो दोस्तों एक चीज याद रखना हमेशा कि जब 2 फिगर के बीच में ये कट का निशान हो, तो ये कट का निशान हमेशा कौन सा कंक्लूजन बोलेगा, तो सिर्फ सम में बोलेगा, ऑल में कभी नहीं बोलेगा। ऑल में बोलना क्या होगा, गलत होगा। और एक चीज तो आप जानते ही हैं, जब कथन आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, तो निगेटिव निष्कर्ष आपका क्या होता है, गलत होता है। यानी कि नो और सम नोट वाले जो भी निष्कर्ष आएंगे वह आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और जब स्टेटमेंट आपका सम में रहे, किस में रहे, कुछ में, तो यहाँ पर सभी का बोलना क्या होता है, तो सभी का बोलना गलत होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए जितने कट होंगे उतने 2 कंक्लूजन, तो दोनों तरफ से हमेशा ध्यान रखना है, दोनों तरफ से, यानी कि कुछ नदी सागर है और कुछ सागर नदी है, ये दोनों कंक्लूजन आपका क्या होगा, सही होगा। इसके अलावे इन दोनों के बीच जो भी बोला जाएगा गलत ही होगा। कुछ सागर तालाब है और कुछ तालाब क्या होंगे, सागर होंगे। इसके अलावा इन दोनों के बीच जो बोला जाएगा गलत होगा। उसके बाद देखिए कुछ नदी समुद्र है और कुछ समुद्र नदी है, इसके अलावा जो भी दोनों के बीच बोला जाएगा क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए यहाँ पर सभी के साथ क्या निकलेगा कंक्लूजन, तो सिर्फ सम में निकलेगा और दोनों तरफ से निकलेगा। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 1 क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष नंबर 1 में बोला कि कोई तालाब समुद्र नहीं है। क्या बोला, कोई तालाब समुद्र नहीं है। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे तो बताइए ये निगेटिव कंक्लूजन आपका क्या होगा, तो निगेटिव कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 में देखिए क्या बोला, तो बोला गया कुछ समुद्र तालाब है। क्या बोला गया,
कुछ समुद्र तालाब है। देखिए यहाँ समुद्र और ये क्या है तालाब, दोनों का फिगर अलग अलग है, कोई टच दोनों के बीच नहीं है, तो इन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा, ना तो ऑल में निकाला जाएगा, ना ही सम में निकाला जाएगा, ना नो में निकाला जाएगा और ना ही सम नोट में निकाला जाएगा। यानी कि ना तो निगेटिव ना ही पॉजिटिव, किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा। तो आपका निष्कर्ष नंबर 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा समुद्र का तो सिर्फ नदी के साथ, वो भी क्या होगा, तो कुछ समुद्र नदी है और कुछ नदी समुद्र है। सागर का सिर्फ नदी के साथ निकलेगा ना कि समुद्र के साथ, सागर का तालाब और के साथ निकलेगा ना कि समुद्र के साथ, और तालाब का सिर्फ सागर से ना कि समुद्र से। अब देखिए ये दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो गए, गलत हो गए। लेकिन हमने आपको बतलाया था क्या कि जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाए तो उस निगेटिव कंक्लूजन को वैसे पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ कंपेयर करें जिसका कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 1 में क्या है, तालाब और समुद्र, 2 में भी क्या है, समुद्र और तालाब, तो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, तो सेम है। तो क्या बनेगा, आइदर का केस। तो आइदर के लिए कितने नियम चाहिए, तो 3 नियम, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। देखिए ये निगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब दोनों के बीच क्या बनता है, तब आइदर का केस बनता है। तो आपका आंसर जाएगा पार्टिकुलर, तो ये दोनों गलत है, एक भी गलत और 2 भी गलत है, लेकिन ये दोनों मिलकर या का केस बनाएगा और तब आंसर आपका जाएगा या तो 1 सही है या फिर 2 सही है। यानी कि आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो 1 या 2 सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 88 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है बाबू, तो बोला गया कि 16 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो चलिए कैलेंडर को सीखने के लिए सबसे पहले कैलेंडर का कोड सीख लेना जरूरी है। तो चलिए देखिएगा आप लोग, तो सभी माह का कोड हम आपको लिख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया आपका दिसंबर। चलिए सभी माह के अपने कोड हैं, ध्यान से आप लोग नोट कर लें। तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका माह का कोड। उसके बाद सदी का कोड देख लीजिए, तो 1600, उसके बाद 1700, 1800, 1900। अब देखिए इसका कोड क्या चलेगा, तो इसका कोड होगा 6 1600 का, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का हो जाएगा 0। अब देखिए दिन का कोड, तो सोमवार क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और क्या होगा, शनिवार, उसके बाद रविवार। अब देखिए इन सभी का कोड, तो सोमवार का कोड से लेकर रविवार तक क्या है, लगातार दिन है। तो सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 7 या 0। ये कोड आपको हमेशा याद रखना है। तो यही कोड है आपका। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड आपको लिख दिया, सदी का कोड 1600 से लेकर 6 से लेकर 0 तक और सभी दिन का कोड आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये तो हो गया 1652 56 कोई ईस्वी रहे तो कोड आप 6 यूज कीजिए 1600 के लिए, 1754 75 73 कुछ भी रहे तो 4, 1852 53 कुछ भी रहे 2, 1990 92 कुछ भी रहे तो कोड क्या करना है 0। लेकिन जब 2020 जैसे अभी चल रहा है तो उसके लिए क्या करना है, तो 2000 का भी कोड क्या होगा बाबू, तो 6 होगा, 2100 का कोड क्या हो जाएगा, तो 4, 2200 का कोड क्या होगा, तो 2
और 2300 का कोड क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस रूप में आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और याद करना माह का कोड क्या है, बिल्कुल ही आसान है। जैसे कि देखिए, तो माह टोटल आपके कितने महीने हैं, तो 12 महीने। तो क्या करना है, 3 उंगली का प्रयोग करना है। तो 1 2 3 और ऊपर से नीचे 4, 1 2 3 और 4। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च, तो कोड ऐसे याद करिए, जनवरी फरवरी मार्च 0 3 3, अप्रैल मई जून 6 1 4, जुलाई अगस्त सितंबर 6 2 5, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 0 3 5। तो इस तरीके से कोड याद कर लीजिए और आपका कैलेंडर का कोई भी सवाल आपका क्या होगा, हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और दिन में 5-5 बार मात्र आप सुबह शाम याद करें, ये कोड आपको क्या होगा, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया कि 16 जनवरी, क्या बोला गया बाबू, 1 मिनट ध्यान रखना। सवाल में बोला गया कि 16 जनवरी 2020 को, कब बोला गया है, 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। 16 जनवरी 2020 को सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले तारीख लिखेंगे। तारीख क्या है, तो 16। उसके बाद देखिए जनवरी, तो जनवरी का कोड हमने क्या बतलाया था आपको, 0। कैसे, तो जनवरी फरवरी मार्च 0 3 3, जनवरी का कोड क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ जनवरी का कोड नीचे लिखेंगे 0। उसके बाद देखिए 2000, तो 2000 का कोड आपको क्या लिखना है, तो देखिए 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का फिर क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 2000 का कोड क्या होगा बाबू, 6 होगा। उसके बाद वर्ष कितने, तो 20, नीचे लिख देंगे उस वर्ष को 20। अब देखेंगे इस 20 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, तो 20 को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 20 को क्या कीजिएगा, 4 से भाग दीजिए, तो 4 पचे 20, शेष फल भागफल कितना आ गया बाबू, तो 5। हमेशा भागफल को ही लिखना है, तो नीचे में हम लिख देंगे 5। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, सबको जोड़कर 7 से हम भाग दे देंगे या 7 से भाग देते हुए चलेंगे। तो 16 को 7 से भाग दीजिए, शेष बचेगा 2, 20 को 7 से भाग दीजिएगा, शेष बचेगा 6। अब सभी को जोड़िए और 7 से भाग देते हुए निकल जाइए। देखिए 2 6 2 8, 7 हट गया, कितना बचा, 1 1 और 6 7, खत्म हो गया। अब क्या बचा है, 5, और 5 आपका कौन सा दिन होता है, तो शुक्रवार। कौन सा होता है, शुक्रवार। लेकिन आपको आंसर शुक्रवार नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, तो बाबू एक चीज याद रखना, नोट कर लो इसको कि जब वर्ष आपका अधिवर्ष हो, क्या हो, अधिवर्ष हो, और माह आपका जनवरी और फरवरी रहे, जब वर्ष आपका अधिवर्ष हो, तो यह जो वर्ष आपका 2020 है, यह कौन सा वर्ष है बाबू, तो यह आपका लीप ईयर है। कौन सा वर्ष है, तो लीप ईयर। तो जब वर्ष आपका लीप ईयर हो और माह जनवरी या फरवरी रहे, तो कुल रिजल्ट में से क्या करना है, 1 दिन घटाकर आंसर देना है। तो कुल रिजल्ट मेरे पास क्या आया था, 5, 5 में से 1 दिन घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 4। और 4 किसका कोड है बाबू, तो 4 गुरुवार का कोड है। तो मेरा आंसर चला जाएगा गुरुवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 93। क्या है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, तो 93 में दिया गया है 2 के बाद है 5, फिर आ गया आपका 11, उसके बाद है 17, फिर अगला आपसे पूछा गया है, उसके बाद 31 और क्या है 41। चलिए देखिए यहाँ पर क्या सीरीज चल रहा है। तो ये जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या हैं आपके, तो ये सभी के सभी आपका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। क्या है बाबू, अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए क्या है, तो 2 के बाद 5, लेकिन 2 के बाद एक और अभाज्य संख्या होता है 3 नहीं दिया गया, क्या है 5 के बाद 7 नहीं है, क्या है 11। तो ये सब क्या किया गया है, आपको छोड़ा गया है। 2 के बाद 3 अभाज्य संख्याओं छोड़कर 5 लिखा, 5 के बाद 7 को छोड़कर 11 लिखा, 11 के बाद 13 को छोड़कर 17 लिखा। तो 17 के बाद 19 को आप छोड़ेंगे, क्या करेंगे 19 को छोड़ेंगे, तो अगला अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 के बाद देखिए 29 नहीं लिखकर क्या लिखा है, 29 को छोड़ा गया, क्या लिखा 31, और 31 के बाद 37 को छोड़कर क्या लिखा गया है, तो 41। तो आपका सीरीज क्या चल रहा है, अल्टरनेट अभाज्य संख्या का
श्रृंखला चल रहा है। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, फिर से आपके सामने साइलोगिज्म चैप्टर से सवाल है और सवाल में क्या बोला गया उसको ध्यान से देखिए। सवाल में बोला गया कि सभी मेज कुर्सी है। क्या बोला गया? सभी मेज क्या है? कुर्सी है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, फिर बोला गया सभी कुर्सी टेबल है। ये सभी कुर्सी क्या होगा? टेबल के अंदर। अब देखिए फिर क्या बोला गया? सभी टेबल लकड़ी है। अब सभी टेबल को फिर क्या करेंगे? लकड़ी के अंदर। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, अंदर से बाहर हमेशा ध्यान रखिए, अंदर से बाहर यानी कि मेज का कुर्सी से, मेज का टेबल से, मेज का लकड़ी से, कुर्सी का लकड़ी से, जो कंक्लूजन अंदर से बाहर निकलेगा वह आपका ऑल तथा सम दोनों में यानी कि सभी और कुछ सभी और कुछ दोनों में निकाला जाएगा। लेकिन बाहर से अंदर जो आपका निकलेगा सिर्फ सम में यानी कि सिर्फ कुछ में निकाला जाएगा, सभी में कभी नहीं। यहाँ पर ऑल का बोलना आपका क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब देखिए निष्कर्ष नंबर क्या कर, तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब कथन आपके पॉजिटिव रहे तो उसमें किसी भी प्रकार के निगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होता है? गलत होता है। तो निष्कर्ष नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि कोई लकड़ी मेज नहीं है। ये नहीं क्या है? निगेटिव कंक्लूजन। तो इसको देखते के साथ क्या करेंगे? गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा सारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? पॉजिटिव, और ये कंक्लूजन क्या है? निगेटिव। तो आपका निष्कर्ष नंबर 1 क्या हो गया? गलत हो गया। निष्कर्ष नंबर 2 में देखिए क्या बोला, तो 2 में बोल रहा है कि कुछ लकड़ी मेज है। क्या बोला गया? कुछ लकड़ी मेज है। तो लकड़ी यहाँ और मेज यहाँ, ये बाहर से क्या है? अंदर के तरफ बोल रहा है, और बाहर से अंदर सम का बोलना क्या होता है? सही होता है। तो निष्कर्ष नंबर 2 आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है? एक निगेटिव है और एक क्या है बाबू? पॉजिटिव है। दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। लेकिन हमने आपको क्या बतलाया था? तो आइदर के लिए 3 नियम। क्या क्या? तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत। लेकिन यहाँ देखिए एक गलत है जबकि दूसरा क्या है? सही है। तो दोनों जब गलत होगा तभी आइदर का केस लेगा। अगर दोनों में कोई भी एक सही होगा तो आइदर का केस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आंसर जाएगा केवल 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर चला जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 95 के बाद देखिए क्या कहता है 96 में। तो क्वेश्चन नंबर 96 में कहा कि एक महिला का परिचय कराते हुए राकेश ने कहा, मेरी पुत्री की माँ इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। वह महिला राकेश से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए सवाल, तो ब्लड रिलेशन का जो भी सवाल हो आपको क्या करना है? तो पुरुष को हमेशा आप प्लस से दर्शाएं तथा महिला को आप क्या करें? माइनस से दर्शाया करें। तो चलिए पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से दर्शाना, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए क्या है, तो राकेश ने क्या कहा कि मेरी पुत्री की माँ, यानी कि राकेश की पुत्री XYZ जो भी हो, यानी कि पुत्री है तो वो लड़की है। पुत्री की माँ यानी कि राकेश की पत्नी। तो पति पत्नी के बीच के रिश्ते को क्या करते हैं? प्लस से दर्शाते हैं। तो पुत्री की माँ यानी कि राकेश की पत्नी, तो ये कौन है? ये महिला। तो राकेश क्या है? अब देखिए राकेश पुरुष। अब बोला गया कि मेरी पुत्री की माँ इसकी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी उस महिला की। तो महिला कौन हो गया? ये महिला राकेश की पत्नी हो गई। इसकी माँ की इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री तो ये महिला स्वयं हो गई ना। और ये महिला कौन है? राकेश की। तो राकेश की ये पत्नी है। अब सवाल में क्या बोला गया है? इकलौती पुत्री है तो वह महिला राकेश से किस प्रकार संबंधित है? सवाल देखिए क्या है, एक महिला का परिचय कराते हुए राकेश ने कहा, मेरी पुत्री की माँ इसकी माँ की, मेरी पुत्री की माँ इसकी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि महिला की माँ की इकलौती पुत्री है। तो वह महिला राकेश की कौन हो गई? तो पत्नी हो गई। सवाल में पूछा गया वह महिला राकेश से किस तरह प्रकार संबंधित है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कौन है? तो पहला कौन है यहाँ पे? महिला। दूसरा व्यक्ति कौन है? राकेश। तो दूसरा पहले का कौन होगा? ये आंसर नहीं देना है।
पहला दूसरे का कौन होगा, ये आपको आंसर में देना है। तो महिला कौन है राकेश की, तो महिला राकेश की पत्नी है। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 96 आपका हो गया है। 96 के बाद देखिएगा 97 आपका दूसरा है, उसके बाद 99 देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और सवाल में क्या बोला गया है, तो सवाल में बोला गया कि 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हैं। क्या बोला गया, 5 लड़के ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं। तो एक पंक्ति में सभी को क्या करिए, बैठा दीजिए। अब बोला ए बी के दाईं ओर है, अब देखिए सभी पंक्ति में बैठा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये आपका दायां होगा और ये क्या होगा, बायां हो जाएगा। अब बोला ए बी के दाईं ओर है, यानी बी के दाईं ओर में कौन है बाबू, तो ए है। आगे बोला गया तथा ई बी के बाईं ओर है, ई क्या है, बी के बाईं ओर है। अब बोला गया लेकिन सी के दाईं ओर, यानी कि सी के दाईं ओर में कौन है, ई। अब आगे बोला गया ए डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर। देखिए पांचों व्यक्ति का सीट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, उसके बाद होगा आपका ई, फिर हो जाएगा बी, उसके बाद ए, उसके बाद हो जाएगा आपका डी। अब सवाल पूछा गया तो यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। तो देखिए बाईं ओर से दूसरा लड़का आपका कौन है, तो सी है, आंसर चला जाएगा ई है, सॉरी ई। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला आपका रीजनिंग के सारे सवाल आज क्या हुए, हल हो गए। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि हमारे टीम का हौसला बने और मैं लाइव क्लास के लिए आपके बीच आ सकूं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके एक बार आप लोग पूरा अपना दम लगा दीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे हमारे टीम का हौसला उतना ज़्यादा बढ़ेगा और हम उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।